हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों की सुबह अनिका ठिठुरती हुई रसोई से बाहर आती है तो गर्म चाय की चुस्की लेती हुई उसकी सास शीतल उसे ऐसे कांपता देखकर कहती है, बहू कहाँ से आ रही है जो इतना कांप रही है? बस सासू माँ पूछो मत, मौत को छूकर टक से वापस आई हूँ। हैं? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? सासू माँ सुबह सवेरे ठंडे पानी से पूरे रसोई के बर्तन घिस कर आ रही हूँ। हाथ जाम हो गए हैं, मुझे तो करंट सा लग गया है। हाँ तो ये बर्तन धोने का काम रात को ही कर लिया करना, पर नहीं, रात को तो खाने के बाद तुझे बिस्तर नजर आता है। हाँ तो सासू माँ, ठंड भी तो इतनी हो रही है कि मन करता है रजाई में पड़े पड़े ही दिन गुजर जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन रजाई में बैठे बैठे तो सारा काम होगा नहीं। अच्छा ये बता, सुबह सुबह साहिल कहाँ निकल गया ठंड में? क्या बताऊँ सासू माँ। वो ये बोल ही रही थी कि इतने में साहिल अपने हाथ मसलते हुए घर के अंदर आकर कहता है, माँ वो शांता आंटी के घर मेहमान आए हुए हैं ना, तो शांता आंटी ने जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए मुझे अपने बेटे के साथ जाने को कह दिया, तो बस सुबह सुबह वहीं से आ रहा हूँ। हाय हाय, ये शांता भी ना अपने मेहमानों के चलते अपने बेटे के साथ साथ मेरे बेटे को भी ठंड में सुबह सुबह तंग कर रही है। कोई बात नहीं सासू माँ, अब देखिए ना, अपने घर में तो कोई मेहमान आता ही नहीं है, कम से कम दूसरों के घर में मेहमानों के लिए मदद करने में क्या ही बुराई है। हाँ तो इस बात का शुक्र मनाओ, वरना सर्दियों में उनकी खातिरदारी करते करते तुम्हारे हाथ पैर इस ठंड में जम जाते। और क्या, फिर अभी तो तूने ये मौत को छूकर टक से वापस आने का डायलॉग मारा ना, मेहमान के आने पर तो तू सीधा कांपती हुई मर जाती। अरे आप लोगों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि नहाने का पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है मैंने। अरे तो बता क्या रही है, जाना, अब तक तो पानी उबलकर खौल गया होगा। तभी अनिका बाथरूम की तरफ भागती है। अब अपनी सास और पति से मेहमानों के घर आने की झंझट वाली बात सुनकर अनिका को भी लगने लगा था कि मेहमान के आने से घर का काम बढ़ जाएगा। समय बीतता है और बीतते समय के साथ सर्दियाँ और बढ़ने लगती है। रविवार के दिन पूरा परिवार शाम के 3-4 बजे कंबल ओढ़े हॉल में गर्म पकोड़े खाते हुए फिल्म देख रहा था। तभी शीतल अपनी बहू से कहती है, बहू पकोड़े तो सारे खत्म हो गए, जा थोड़े और तल ला। हद है, मैं इनको एक जगह बैठी अच्छी ही नहीं लगती। सासू माँ, बेसन खत्म हो गया है। अरे तो डब्बे से दूसरा पैकेट निकाल लेना। सासू माँ, चुपचाप बैठ के पिक्चर देख लो ना, बैठे बैठे आपका कुछ ज्यादा ही खाने का मन नहीं करता? अरे मैं बना लाता हूँ पकोड़े, अभी आप दोनों बस बहस मत करो। अरे लल्ला, थोड़े पकोड़े हमारे लाने भी बना लियो। ये आवाज आते ही तीनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ साहिल के चाचा चाची और उनकी बेटी तारा खड़े थे। उन्हें देखकर साहिल खुद के बाल सेट करने लगता है तो वहीं अनिका कंबल से निकलकर सर पर पल्लू ले लेती है। तभी शीतल उनके पास जाकर कहती है, अरे बिंदु और देवर जी, अचानक भाभी के घर कैसे आना हुआ? बहू, साहिल, आशीर्वाद लो अपने चाचा चाची का। हाँ। तभी दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और शीतल अनिका को सभी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी साहिल के चाचा महेश बोल पड़ते हैं, भाभी बहू तो काम करती रहती है, आज चाय नाश्ता साहिल को लाने दो। और का भाभी, लल्ला तो वैसे भी पकोड़े बनाने के लिए रसोई घर में जा ही रहो तो। नहीं चाची जी, अच्छा नहीं लगता, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ अभी। अरे बहू, सब ठीक लगे है, तू तो यहाँ बैठ, तो को कुछ देने के लिए लाई हूँ। तारा, जरा मेरा बटुआ तो पकड़ा दे। अभी देती हूँ मम्मी। फिर तो चाची मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी आप। नाना, तेरे लिए तो मैं लाया हूँ तोहफा, लेकिन पहले तो गर्मा गर्म चाय नाश्ता परोस, फिर बात करेंगे। साहिल मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चला जाता है और कुछ देर में सभी के लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आता है। सभी चाय पकोड़ों का स्वाद लेते हुए बातें करते हैं और रात कब हो जाती है किसी को एहसास नहीं होता। तभी रात के खाने की तैयारी करने के लिए शीतल और अनिका रसोई में आते हैं तो अनिका कहती है, सासू माँ देखो ना, अभी घर में मेहमान आए कुछ ही देर हुई है कि समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, समय तो भी और तेजी से बीतेगा। अभी थोड़ी थोड़ी देर में जब बर्तन धोने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में जब कुछ बनाना पड़ेगा, साफ सफाई बार बार करनी पड़ेगी ना, तब तो मुसीबत आ जाएगी। सर्दियों में मेहमान आना मतलब सर्दियों की सरदर्दी बढ़ाना है। हाँ, ये तो करना ही होगा, अब मेहमान से तो नहीं कह सकते ना काम करने के लिए। तभी वहाँ तारा आती है और अचानक से बोल पड़ती है, क्यों
नहीं कह सकती भाभी। बताइए क्या काम करना है, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं तारा, तुम जाओ अपने भैया से बात करो या टीवी देख लो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। भाभी भैया तो पापा के साथ बाजार गए हैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लाने, और माँ थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अकेली बोर हो रही थी इसलिए चली आई, और वैसे भी सर्दियों का समय है, किचन में रहूंगी तो थोड़ी गर्माहट ही मिलती रहेगी। क्यों ताई जी? बड़ी पटर पटर बोलने लगी है तू, लेकिन तेरी भाभी संभाल लेगी सब कुछ, और तू यहाँ क्या काम करने आई है? अच्छा काम तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे रसोई में रहने दो ना, मैं बातें करके भाभी की बोरियत तो दूर करती रहूंगी। तू नहीं मानने वाली, ठीक है रह यहीं, मैं जरा शाम की पूजा करके आती हूँ। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही तारा सब्जी काटने लगती है और अनिका को देखकर मुस्कुराती है। सारा खाना बनवाने में उसका बराबर हाथ बटाती है। तो अनिका अपने मन में सोचती है, सर्दियों में घर पर मेहमान का आना इतना बुरा भी नहीं। सासू माँ तो मुझे ऐसे ही डरा रही थी, यहाँ तो बल्कि मेरी हेल्प ही हो रही है, और घर में इतने लोगों को देखकर तो वैसे ही रौनक लग गई है। समय बीतता है। सर्दियों में घर पर मेहमान आने से अनिका जो रोज के काम ठंड की वजह से आलस से करती, वो अब नहीं किया करती। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में कभी वो तो कभी तारा सब के लिए चाय तैयार कर देती। एक रोज सभी हॉल में बैठे थे, तभी बिंदु कहती है, भाभी मैं क्या कह रही थी कि जब ठंड के मारे मेरे हाथ पैर तो बड़े अकड़ रहे हैं, तनिक आग जलाकर हाथ सेकने का इंतजाम हो जाता तो ठीक रहतो। अरे भगवान, तुम्हारे हाथ पैरों की अकड़न सर्दी में क्या गर्मी में भी रहती है? आराम से कंबल में लिपटी रहो बस। अरे चाचा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बगीचे में अभी बोनफायर लगा देता हूँ, चाची जी हाथ पैर सेक लेंगी और हम भी आग के पास बैठ के मूंगफली खा लेंगे। क्यों तारा? बिल्कुल सही भैया, सर्दियों की रात तो फैमिली के साथ ऐसे ही बितानी चाहिए। चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। ये बच्चे भी ना सर्दियों में भी इतने फुर्तीले कैसे हो जाते हैं। बहू कल ना नाश्ते में सबके लिए समोसे बनाने की तैयारी कर लियो। मेहमानों का तो पता नहीं, लेकिन ये सासू माँ मुझे सर्दियों में ज्यादा ही कष्ट दे रही हैं। ना ना भाभी, समोसे तो कल मुझे बनाने दो। आप तो जाने हो कि लल्ला को मेरे हाथ के समोसे कितने स्वाद लगे हैं। हाँ लेकिन तुम रसोई में जाओ। ये अरे भाभी, ये सब रोक टोक मेहमान पर अच्छी लगे है। हम तो एक परिवार ठहरे, हाँ बस दूर रहे हैं एक दूसरे के काम के चलते, पर जब मिले हैं तब तो साथ सब कुछ कर ही सकते हैं ना। कुछ देर में साहिल और तारा बगीचे में बॉनफायर तैयार कर देते हैं। फिर सारा परिवार साथ में आग के पास बैठकर सर्दियों में गर्माहट का मजा लेता है। और इस तरह सर्दियों में जहां दूसरों के घरों में झंझट हो जाया करता, तो वहीं अनिका के घर में सर्दियों में मेहमान आने से सर्दियों के दिन सुहाने लगते। निहारिका की शादी राजीव नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है, और शादी के दिन जब निहारिका राजीव स्टेज पर होते हैं, तो निहारिका एक लड़की को काफी देर तक घूरे जा रही होती है, और तभी धीरे से उसकी माँ नीता बोलती है, अरे लोगों की तरफ ध्यान दे, तू दुल्हन है, सब तुझे ही देख रहे हैं और तू न जाने किसे घूरे जा रही है। माँ आप ये बताओ, वो जो दूध से धुली सी लड़की दिख रही है लाल लहंगे में, वो कौन है? मैं क्या, सभी उसे देख रहे हैं। अरे वो तेरी जेठानी, क्या नाम बताया था तेरी सास ने? हाँ मोहिनी, अरे वही, बड़ी सुंदर है। ये मेरी जेठानी है? अरे माँ काहे की सुंदर, साफ साफ पता चल रहा है कि कितना मेकअप थोप रखा है, और फेस तो देखो ऐसा लग रहा है ट्यूब में जितनी फाउंडेशन थी ना सब थोप कर आ गई है, और हाइलाइटर कितना शार्प लगाया है इसने। अरे बस कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि छोटी बहू बड़ी बहू की बुराइयां कर रही है। चुपचाप खड़ी रह कुछ देर, बस थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। स्टेज पर मंडप में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है, और पहली रात को मोहिनी अपनी सास माला के कहने पर निहारिका को उसके कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, निहारिका एक बात बताओ, तुमने अपना मेकअप पार्लर से नहीं करवाया क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं अच्छी नहीं दिख रही थी क्या शादी में? अब कहने का क्या ही फायदा है, छोड़ो तुम। देखो बुरा मत मानना, शादी तुम्हारी है, लेकिन तुमसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अब वैसे लोगों की भी क्या ही गलती है, मैं दिखती ही इतनी अच्छी हूँ, तुम्हें भी मेरे जैसा मेकअप करवाना चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम मेरे जितनी अच्छी तो नहीं दिख सकती, पर थोड़ा तो दिख ही जाती। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है, और उसकी बातें सुनकर निहारिका का मुंह बन जाता है,
और वो खुद से बोलती है। जेठानी जी तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रही हैं। मेरी शादी के दिन अपने मेकअप और सुंदरता का बखान करके चली गई। समझती क्या है ये अपने आप को। इतना कहकर वो शीशे में खुद को देखने लगती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि मोहिनी एकदम टिप टॉप बनके किचन में चाय बना रही है। तभी वहाँ माला भी आती है और बोलती है, उठ गई छोटी बहू? अरे मोहिनी बहू, तू रहने दे, आज छोटी बहू के हाथ की चाय पीनी है मुझे। क्यों बहू, पिलाएगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कड़क चाय लाती हूँ। दीदी आप लंच तैयार कर दीजिए। हाँ, थोड़ी देर में आकर बनाती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा टचअप कराऊं। अरे मोहिनी बहू, क्या ये थोड़ी थोड़ी देर में लाल लिपस्टिक लगाने जाती रहती है? ठीक तो लग रही है। अरे वैसे भी घर में कौन देखने आ रहा है तेरा ये मेकअप? माँ जी आप भी ना, अब अगर कोई देखेगा नहीं तो क्या मैं मेकअप करना छोड़ दूँ? मैंने कहा ना मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और माला भी हॉल में जाकर बैठ जाती है। और कुछ ही देर में निहारिका सबके लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी राजीव बोलता है, चाय तो बड़ी कड़क है निहारिका, लंच तैयार कर दिया हो तो ले आओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। वो लंच तो दीदी बनाने वाली थी, पर वो तो अपने मेकअप में ही लगी होगी, है ना? माँ ये क्या बात हुई? अरे दिन रात तो मेकअप टचअप ही करती रहती है। कम से कम सुबह के समय तो घर के काम कर दिया करे वो। भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए हम ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेंगे। अच्छा माँ, हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी बन ठन कर हाथ में लंच लेकर मटकते हुए हॉल में आती है और बोलती है, अरे निहारिका और ये देवर जी कहाँ चले गए? हाँ तो क्या करे, तेरा इंतजार ही करते रहते। तुझे कितनी बार कहा है कि काम के समय अपनी ये लीपा पोती मेकअप सब भूल जाया कर, पर नहीं, जब तक 36 दफा तो शीशे में अपना चेहरा ना निहार ले, तेरे को चैन कहाँ पड़ता है? माँ जी अब इतना खूबसूरत चेहरा है तो इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों निहारिका, सही कह रही हूँ ना मैं? छोटी बहू, तू अपनी जेठानी को देखकर इसके जैसी मत हो जाइयो, क्योंकि तेरी जेठानी का मेकअप तो हर काम से ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आइयो। इतना कहकर वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और मोहिनी भी टेबल पर लंच रखकर इतराती हुई वहाँ से चली जाती है और निहारिका खुद से बोलती है, ये क्या था? माना लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, पर हर समय मेकअप लगाए कौन घूमता है? और जेठानी जी का मेकअप तो माशाअल्लाह। छोड़ो, अपने को क्या। इतना बोलकर वो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निहारिका को मोहिनी हमेशा मेकअप किए हुए ही देखती। एक दिन माला निहारिका को राशन की लिस्ट देकर बोलती है, ये ले बहू, इसमें लिखी है सभी चीजें, याद से ले आइयो, कुछ भी भूलियो मत। और हाँ, अकेले चली जाएगी या मैं चलूं तेरे साथ? मैं ले आऊंगी माँ जी। वो मैं कह रही थी कि रात के खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है तो मंडी भी जाना पड़ेगा। अरे हाँ, सब्जी के बिना तो राजीव खाना भी नहीं खाता। चल मैं ही चल लेती हूँ। हाय, ये मेरे घुटनों का दर्द भी ना काम के वक्त ही दर्द होता है। एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा सामान ले आओ। मोहिनी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ जी माँ जी कहिए। जा छोटी बहू के साथ बाजार हुआ, बहुत सारा सामान लाना है, वो अकेले नहीं ला पाएगी। और हाँ, खबरदार जो कोई बहाना बनाया तो। ये माँ जी भी ना मेरे बोलने से पहले ही धमका देती है, अब मानना भी पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी माँ जी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में तैयार होने चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों जेठानी देवरानी मिलकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं और धूप ज्यादा होने की वजह से मोहिनी को पसीना आने लगता है और उस पसीने के कारण उसके मेकअप वाले चेहरे का हुलिया बिल्कुल ही बदल जाता है। उसका लाइनर इधर उधर फैल जाता है और पूरे फेस पर कहीं काला तो कहीं सफेद निशान दिखने लगता है। तभी वो बोलती है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन माँ जी के चलते मुझे आना पड़ा। अब देखो, पसीने की वजह से मेरा सारा मेकअप बह गया। हाँ तो जेठानी जी, इतना मेकअप करने को किसने कहा था? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अतरंगी चुड़ैल मेरे साथ चल रही हो। वैसे एक बात बताओ जेठानी जी,
आप बाथरूम और सोने भी टचअप करके जाती हो क्या? ज्यादा हंसने की तो जरूरत नहीं है। अब जिसे मेकअप आता है वही तो करेगा ना। तुम्हें तो आता नहीं तो मैं क्या करूं? और हाँ, हो गई खरीदारी? अरे नहीं हुई है तो जल्दी से कर लो, मैं और खड़ी नहीं हो सकती। जिसके बाद सारा सामान लेकर दोनों घर आ जाती हैं। घर आते ही थैले को सोफे पर पटकते हुए मोहिनी अपने कमरे की तरफ भागती है। ऐसे ही रात को सब खाना खाकर सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निहारिका भी किचन से पानी पीकर अपने कमरे में सोने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी मोहिनी पर जाती है और वो हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दीदी के चेहरे पर इतने सारे काले निशान। दिन के उजाले में तो मेकअप कर सफेद भूत बनी रहती हैं और अभी कैसी अजीब सी लग रही हैं। कहीं इन दागों को छुपाने के लिए तो जेठानी जी मेकअप नहीं करती? अभी पूछती हूँ। इतना कहकर वो उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर मोहिनी चौंक कर बोलती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के कमरे में कोई ऐसे घुसता है क्या? निकलो अभी के अभी बाहर। चली जाऊंगी, पहले ये बताइए आपके चेहरे को क्या हो गया? ये पिंपल और काले से निशान कैसे हो गए? दिन में तो ये नहीं दिखते। कहीं ये आपके हमेशा मेकअप करने से तो नहीं हुए? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा मेकअप से जो ढका रहता है। और दीदी, ये मेकअप चेहरे को निखारता जरूर है, पर रोज रोज करो तो बिगाड़ भी देता है। मेरी मानो तो इससे पहले कि आपका चेहरा और खराब हो, आप हमेशा मेकअप में रहना छोड़ दो। ये सब कहकर वो मोहिनी को समझा देती है। और अगले ही दिन जब मोहिनी बिना मेकअप के सबके सामने चाय लेकर आती है तो उसे देखकर राजीव बोलता है, माँ, आपने घर में नौकरानी रख ली क्या? पर इसे भाभी के कपड़े क्यों दे दिए? अरे नालायक, दो बहुओं के होते हुए भला मैं क्यों नौकरानी रखने लगी? माँ, ये मोहिनी है, नौकरानी नहीं। क्या मोहिनी बहू, तेरे इस चांद जैसे चेहरे पर ये दाग कब आ गए? माँ जी, ये सब जेठानी जी के अंधाधुंध मेकअप करने का नतीजा है। इसलिए अब ये जेठानी जी का मेकअप, टचअप सब बंद। दाग धब्बे हट जाएं, इसके लिए अब ये बस एलोवेरा जेल ही लगाएंगी और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग भी इन्हें ऐसे देखने की आदत डाल लीजिए। देखा, मैं कहा करती थी ना कि ये ज्यादा लीपापोती मत किया कर। देख क्या हाल बना लिया अपने चेहरे का। जी माँ जी, समझ आ गया कि मेकअप करना कभी कभी ही अच्छा लगता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक मेकअप ना करने और लगातार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से मोहिनी के चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। जिसके बाद वो खास मौकों पर ही मेकअप का यूज किया करती और इस तरह निहारिका ने अपनी जेठानी का हमेशा मेकअप करना बंद करवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।